तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपसे मस्त है, स्वस्थ हैं, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नवंबर में आप लोग का फर्स्ट टर्म का फाइनल एग्जाम होने वाला है, यानी कि बोर्ड एग्जाम होने वाला है। दोस्तों आप लोगों को पता है, आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उससे आप लोग को पैटर्न का पता चलता है, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। दोस्तों आज हम लोग साइंस का देखने वाले यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि 2022 में जो पूछा गया था, और ये भी ऑब्जेक्टिव हुआ था, और टर्म 1 सेम टू सेम रहेगा आप लोग का भी, सिर्फ यहाँ पर 2023 लिखा रहेगा। देखिए साइंस थ्योरी 1.5 घंटे का समय मिलेगा, कुल नंबर 40 नंबर का होगा, और 10 नंबर आपको पता है स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। तो चलिए हर एक क्वेश्चंस को देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैप्टर को नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप समझ जाइएगा, तो ध्यान से देखिए और एक नेक काम जरूर कीजिए दोस्तों। सभी को फटाफट से शेयर कर दीजिए, जितने सारे आपके दोस्त जो क्लास 10th में पढ़ते हैं प्लीज आप सभी को शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा शेयर होगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं ज्यादा आप लोगों का वीडियो बना दूंगा। हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ला दूंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो भी बता दूंगा। उसका जो मॉडल पेपर जारी होगा वो भी बता दूंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज सभी कुछ होगा। बस आप लोग ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, देर किस बात की। हाँ, और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। सबसे पहला सवाल दोस्तों हम लोग का है उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण आप लोग देखे होंगे, जी हाँ ऐसा होता है उत्तल दर्पण। जी हाँ सर, उत्तल दर्पण कहाँ होता है? तो आप लोग जो बाइक चलाते हैं, जो कार में बैठते हो, तो पीछे का दृश्य मतलब पीछे का देखने के लिए जो एक आप लोग देखेंगे साइड में एक दर्पण लगा होता है, एक आईना लगा होता है, वही तो होता है उत्तल दर्पण। वो क्या उल्टा बनाता है क्या? नहीं मेरे दोस्त, वो हमेशा सीधा बनाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। समझ रहे हो? नहीं तो कहीं आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, पीछे उल्टा दिख रहा है, ठीक है तो आप समझ नहीं आएगा ना, तो इसलिए हमेशा वो सीधा बनाता है, याद रखना उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर होता है दोस्तों आपको पता है फोकस, और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र सी, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो है ना, ये जो दूरी हो रहा है और ये दूरी, ये इसका डबल होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 मीटर होगा तो ये पूरा 2 मीटर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, मतलब दोस्तों जो वक्रता त्रिज्या होगा वो फोकस दूरी का कितना होगा, उसका आधा हो जाएगा। सॉरी, फोकस दूरी जो होगा वक्रता त्रिज्या कितना होगा, उसका आधा होगा, ठीक है। जो फोकसांतर होगा, जो फोकस दूरी होगा वक्रता त्रिज्या का आधा, यानी कि F = R/2 फॉर्मूला भी होता है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण बोलो चाहे लेंस बोलो, हमेशा ऋणात्मक यानी कि माइनस में होता है। आप लोग अगर ये चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा, एफ को हमेशा, एफ मतलब क्या, फोकस दूरी, हमेशा माइनस में लेते हैं, समझ रहे हो, तो ऋणात्मक हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों देख लीजिए, क्या बोले, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी मूछ कभी कटाए हो? नहीं सर, अभी तो हम लोग छोटे हैं। तो अगर कटाए होगा कोई 9 में दाढ़ी मूछ कटा लेता है, तो क्या होता है ना, आप लोग देखो वो जो दर्पण होता है दोस्तों, वो वहां पर अवतल दर्पण यूज किया जाता है। हजामती मतलब जो दाढ़ी वाड़ी शेपिंग करता है, जो नाई के पास रहता है, तो वो अवतल दर्पण रहता है, क्योंकि वो चेहरा को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। कहीं नाई में आपका दाढ़ी काटने गया, कहीं आपका गाली काट दिया, तो वहां अवतल दर्पण लगा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं भाई साहब, क्या क्या, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस, ठीक है। और दर्पण बोलेगा तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, 2, 2। अगला सवाल है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। ध्यान से सुन लीजिए, उत्तल लेंस जब वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु को कहां पर रखते हैं? तो दोस्तों एक आप लोग का सीरीज है, एक टेबल दिया है कि कहां पर वस्तु को रखने पर कहां पर बनता है। ये सारा चीज मैं आप लोग को बताऊंगा ट्रिक से भी, ठीक है। लेकिन अभी याद रख लीजिए, जब दोस्तों हम लोग वस्तु को F और 2F के बीच में रखते हैं ना, ठीक है, याद करना होगा, मैं ट्रिक से ही बता दूंगा। जब वस्तु को F और 2F के बीच में रखते हैं तो दोस्तों आप लोगों का जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तविक और आवर्धित। आवर्धित मतलब दोस्तों बड़ा होता है, ठीक है। तो लेंस में वास्तविक मतलब मान लीजिए उत्तल लेंस है, ठीक है, तो वास्तविक मतलब किधर बनेगा, तो देखिए इधर बनेगा तो वास्तविक, इधर बनेगा तो आभासी। लेंस में होता है, दर्पण में ठीक है उसका उल्टा होता है। जब मैं चैप्टर को पढ़ाऊंगा तब और आसानी से समझा दूंगा, ठीक है, अभी इतना याद रख लो। अगला सवाल दोस्तों हम लोग का है 7 नंबर, देखिए क्या बोला कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये यहाँ पर एक कांच का कुछ स्लैब है, अब यहाँ पर ये टकराएगा, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल होता है। तो ये दोस्तों सीधे ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन सीधे नहीं निकलती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
दोस्तों याद रखिएगा, जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सर विरल माध्यम क्या, सघन माध्यम क्या, तो समझ लो विरल माध्यम मतलब पतला माध्यम, सघन माध्यम मतलब मोटा माध्यम। जैसे आप हवा और कांच की बात करोगे तो ज्यादा मोटा माध्यम कौन हो जाएगा, कांच। तो कांच दोस्तों जो होगा वो प्रकाश की अपेक्षा सघन माध्यम होगा, ठीक है, मतलब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ठीक है, समझ गए। तो क्या होगा, कांच जो होगा वो सघन माध्यम होगा, हवा होगा तो विरल माध्यम होगा। उसी प्रकार पानी में भी कर सकते हो, ठीक। तो जब भी इस प्रकार होगा तो क्या होगा, यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। वही अगर होता कांच से हवा में जाता है, तो कांच से मोटा माध्यम में हवा में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, इस प्रकार सबका होता। देखो ये नॉर्मल हो गया, मान लो कांच से कोई किरण ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब ये प्रकाश, यहाँ तो हवा है ना, आराम से, कुछ नहीं है रिस्ट्रिक्शन, तो ये अभिलंब है, इससे दूर हट जाएगा ऐसे, समझ रहे हो। यही है कहानी सबकी जुबानी। अगला सवाल है दोस्तों हम लोग का, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है, तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक दोस्तों डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हमारे नेत्र में लेंस होता है, हमारे नेत्र में लेंस होता है, सर लेंस तो होता ही है, कौन सा लेंस, तो बोलेंगे सर हम लोग का आंख ऐसा दिखता है, ऐसा, तो ये कौन लेंस ऐसा दिख रहा है, तो बोलेंगे सर ये तो उत्तल लेंस है, बिल्कुल मार दो सही, क्या दिक्कत है। अगला सवाल देखो, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, तो जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे दोस्तों साफ साफ उसमें लिखा हुआ है हमारे आंख का जो लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या को पक्षमावी पेशियां नियंत्रित करती है। मतलब जब वक्रता त्रिज्या कम करना होता है तो पक्षमावी पेशियां ऐसे सिकुड़ जाती है, ठीक है, और जब ज्यादा हो जाता है तो पक्षमावी पेशियां फैल जाती है, समझ गए। अगला सवाल है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई, यहाँ पूछा अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी होता है अनंत, अगर पूछता न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर। देखिए ये बच्चा वही गलती किया है, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं ना, स्पष्ट दृष्टि की जैसे सुनता है तो सर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतम दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है, याद रखिएगा, इसको मारोगे तो गलत हो जाएगा। अधिकतम होता है अनंत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, आदि ना अंत, अनंत, ठीक है। तो और जो न्यूनतम होता है 25 सेंटीमीटर। 12 नंबर देखिए क्या बोला है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अवतल लेंस याद रखिएगा, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है सर, बता देंगे सब जब पढ़ाएंगे चैप्टर, अभी थोड़ा सुन लीजिए। निकट दृष्टि दोष में होता है जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को देख सकता है बट दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अगला सवाल है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन तारों का टिमटिमाना को दर्शाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर। आगे अगला सवाल देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग दोस्तों अभिकारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समीकरण दिया है, बोला किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जब आप लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण साइंस का पहला चैप्टर क्लास 10 का पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, होता है संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचयन, अपचयन, तो बहुत सारा अभिक्रिया है, बता देंगे। लेकिन अभी समझ लो कि क्या वियोजन, क्यों वियोजन सर, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही यौगिक है, टूट कर दो यौगिक बन जा रहा है, मतलब टूट रहा है, मतलब वियोजन हो रहा है, वियोजित हो रहा है ना, टूट जा रहा है ना दो में, तो क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाउ 16 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन दोस्तों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऊष्माक्षेपी। वैसे जितना सारा सवाल है सभी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। श्वसन दोस्तों ऊष्माक्षेपी, अब बोलेंगे सर ऊष्माक्षेपी क्यों है, तो जब आप लोग सांस लेते हो तो ऊर्जा मिलती है ना, तो सर हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, अरे नहीं मिलती है, कुछ देर सांस रोक के देख लो, पता चल जाएगा, यार कुछ नहीं कर पाओगे, सांस बस 1 मिनट रोको ना, देखो तो हालत तो खराब हो जाएगा। तो श्वसन से ऊष्मा मिलती है, सांस ले तो ऊर्जा मिलती है, तो जिसमें ऊर्जा मिलती है दोस्तों वो ऊष्माक्षेपी होता है, और जिसमें ऊष्मा हमको देना पड़ता है, ऊर्जा हमको देना पड़ता है, वो होता है ऊष्माशोषी, ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें हमको ऊर्जा मिलती है। सिंपल सी कहानी। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो देखो अभिक्रिया कहाँ पर नहीं होगी, एक सीरीज होता है ऐसा, ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर होता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, इस प्रकार से एक सीरीज होती है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, कम रिएक्टिव वाले तत्वों को उसके विलयन से हटा देता है। जैसे यहाँ पर देखो किसमें अभिक्रिया नहीं होगा, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस ये वाला ऑप्शन को कि ZnSO4 प्लस Cu को, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो है सीरीज होता है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा कम रिएक्टिव वाला को, मतलब कम अभिक्रियाशील वाला को उसके विलयन से हटा सकता है। जैसे ZnSO4 ये क्या है, जिंक सल्फेट का विलयन है, और यहाँ पर कॉपर बेचारा अकेला है, ये क्या करेगा, देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर एक सीरीज होता है, जैसे Fe हो गया, Pb हो गया, उसका Cu होगा,
और यहाँ पर Zn होता है। तो देखिए Zn ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर उससे नीचे है ना, मतलब कॉपर कम कम रिएक्टिव है किससे, Zn से, क्योंकि कॉपर नीचे है तो ये कम ताकतवर है, ये Zn को नहीं हटा पाएगा। मतलब ये जो होगा कॉपर Zn को उसके बैलेंस से नहीं हटा पाएगा, तो ये अभिक्रिया नहीं होगा। बात बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर जो आयरन है ये Zn से कम अभिक्रियाशील है, यानी कि Zn जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो आयरन को बोलेगा हाई हट हट और उसका एसो4 ले लेगा, Zn से बना लेगा। उसी प्रकार Zn Cu से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो उसका एसो4 ले लेगा, क्योंकि कौन, Zn ज़्यादा अभिक्रियाशील है। लेकिन यहाँ पर कॉपर जो है दोस्तों कम अभिक्रियाशील है, किससे, Zn से, समझ रहे हो। उस प्रकार ये भी यहाँ पर एल्युमिनियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, Cu से, कॉपर से, तो उसको भी अभिक्रिया कर लेगा। लेकिन ये कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील है ना, कम ताकतवर है कह सकते हो, तो ये इसको नहीं अभिक्रिया कर पाएगा, उसको हटा नहीं पाएगा Zn को एसो4 से, तो ये अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। तो देखो संतुलित मतलब दोनों तरफ का देखो, इधर एक सोडियम Na है, इधर एक सोडियम Na, चलो भैया बढ़िया है। इधर देखो 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, 3 गो Fe, इधर भी सर 3 गो Fe, Fe3, 4H2 मतलब 8 गो हाइड्रोजन, तो इधर भी 4H2 8 गो हाइड्रोजन, सही है। और क्या है, 4 है O, है ना, मतलब 4 गो ऑक्सीजन भी है, तो 4 गो ऑक्सीजन तो है ये, मतलब ये संतुलित समीकरण है, तो ये इसको मार दो सही। ठीक है, तो इसको मारा, ये गलत है। ठीक है, टिक जो बच्चा का कॉपी है उसमें, इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि जो टिक हुआ वही सही है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। अभिक्रिया दिया हुआ है, किसका उपचयन हो रहा है पूछ रहा है, तो किसका उपचयन हो रहा है, तो देखो यहाँ पर ZnO से O हट जा रहा है, मतलब उसका अपचयन हो रहा है, किसके पास जा रहा है, ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है, तो देखो तो जाके C क्या बन जा रहा है, CO बन जा रहा है, मतलब जो कार्बन से जाके ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, यानी कार्बन का उपचयन हो रहा है। उपचयन क्या होता है सर, तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसका उपचयन होता है। जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे बोलते हैं उपचयन, जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो बोलते हैं अपचयन। वही पूछता अगर अपचयन किसका हो रहा है, तो अपचयन किसका हो रहा है दोस्त, तो Zn होगा। क्यों, क्योंकि उससे ऑक्सीजन हट जा रहा है, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुन लो। अगर ऑक्सीजन जुटेगा तो उपचयन होगा, अगर ऑक्सीजन घटेगा तो अपचयन होगा। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। याद कर लीजिएगा, जो क्षार होता है ना, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये आप अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर में पढ़ेंगे। अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले को लाल करता है, यानी कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। वही क्षार क्या करेगा, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। यहाँ पर लाल को नीला की बात किया है, तो क्षार आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की तरफ। बोला निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा CH3COOH, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों, अम्ल के जलीय विलयन हमेशा H+ आयन देता है। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन क्या देता है, H+ आयन। लेकिन वही अगर क्षार का बात करता, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन बदल सकता है, क्षार लिख देगा तो क्षार का जलीय विलयन क्या देता है, तो OH- देता है। समझ गए, तो ये होता तब आंसर, अभी ये सही है। अम्ल का बोलेगा तो H+ आयन, क्षार का बोलेगा तो OH- आयन, बस इतनी सी है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त और पूछेंगे हम लोग, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही खाते हो ना, हाँ सर, बड़ा मजा आता है, खट्टा आता है, कौन सा अम्ल होता है, खट्टा लगेगा तो अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होता है तो उसमें, बोलो सर ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लैक्टिक अम्ल, बिल्कुल लैक्टिक अम्ल होता है। दही में, दूध में, सारे में लैक्टिक अम्ल होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो अम्लीय विलयन का दोस्तों आपको एक पीएच मान याद रखिएगा, एक 7 होगा तो वो उदासीन हो जाएगा, मतलब ना अम्ल होगा ना क्षार। अगर 7 से ज्यादा जा रहा है, ठीक है, तो होगा क्षार, क्या होगा, क्षार। वहीं 7 से अगर कम है तो क्या हो जाएगा, अम्ल, याद रखिएगा। यानी कि 7 है तो उदासीन, न अम्ल न क्षार। 7 से ज्यादा हो गया 14 तक रहता है, ठीक है, 7 से ज्यादा 14 तक कुछ भी रहेगा तो ये क्षार होगा, और 7 से कम अगर 0 तक कुछ भी रहता है तो अम्ल होता है, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग भी रहता है तो बोला है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना, तो 7 से कम होता है अम्ल, 7 से कम कुछ भी रहेगा वो अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कौन अधिक क्षारीय है, तो जिसका पीएच मान सबसे ज्यादा वो सबसे अधिक क्षारीय, जिसका पीएच मान सबसे कम वो अधिक अम्लीय। अभी तो बताएं, तो अधिक क्षार कौन है, जिसका पीएच मान सबसे ज्यादा, यानी कि जो 14 है। मैंने कहा कि क्षार होता है 7 से लेकर 14 तक, अम्ल होता है 1 से लेकर 7 तक, और उदासीन होता है 7। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण का मेरे दोस्त रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, ठीक है, और बहुत आसान भी है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण, यानी कि आप लोग इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जानते हो कि नहीं, कमेंट में एक बार जरूर बोलना। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, हम लोग को
क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं हम लोग। कौन देती है? पेड़ पौधा भेजती है ऑक्सीजन। तो पेड़ पौधा कौन सी क्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कहाँ से लेती है ऑक्सीजन? कहाँ से मिलता है उसको? तो जल होता है, जल का जो सूत्र होता है ना H2O, तो उसमें से वो ऑक्सीजन प्राप्त करती है, बनाती है। समझ रहे हो? तो जल हो जाएगा इसका सही उत्तर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो अनोक्सी श्वसन के स्वरूप दोस्तों बना, ये याद कीजिएगा, एथाइल अल्कोहल यानी कि एथिल अल्कोहल बनता है। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? मतलब दूसरे पर वो आश्रित होता है। जैसे आप लोग का क्या बोलते हैं, जैसे खटमल हो गया, वो दूसरों पर आश्रित होता है। उसके बाद आप लोग जो माथा में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? नाम याद नहीं आ रहा है, जो भी होता होगा, लड़की लोग की माता में ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या नाम बोलते हैं? वो भी क्या परजीवी है। उसी प्रकार दोस्तों प्लाज्मोडियम भी क्या है? परजीवी है। याद रखिए, 29 का 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्लाज्मा। रुधिर का जो तरल भाग है दोस्तों प्लाज्मा बोलते हैं। और मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, तो मछली में 2 कोष्ठ होते हैं, समझ गए? ठीक। और मानव में कितना बोलेगा? मानव में 4 कोष्ठ होते हैं, याद रखिएगा, पूछ सकता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग, कौन सा तंत्र का? तो बोलेगा सर उत्सर्जन तंत्र का भाग है ये, क्योंकि वृक्क क्या, वृक्क से मूत्र बनता है, मूत्र बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है ना, तो उत्सर्जन तंत्र हो गया। 33 नंबर सवाल, मैग्नीशियम पाया जाता है तो कहाँ पर? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रख लीजिएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और अगला सवाल हम लोग का है दोस्तों, आगे देखिए, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रा याद रखिएगा, हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है, यानी कि विषाणु, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल है, पराग कोष में होता है? तो पराग कोष में दोस्तों पराग कण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? दोस्तों पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। ठीक है, जब पूर्ण विकसित हो ही जाता है तो फल बन गया। 38 नंबर सवाल है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय मतलब क्या? जिसका आप लोग यूज करो बट कुछ दिन में वो समाप्त होने वाला है, जिसका भंडार सीमित है, वो होता है अनवीकरणीय। तो कोयला का भंडार सीमित है ना मेरे भाई, ठीक है, लिमिटेड कोयला है, आप लोग यूज करते जाओ, यूज करते हो तो धीरे धीरे क्या कोयला समाप्त हो जाएगा। लेकिन पवन, सूर्य, जल, ठीक है, तो जब तक सूरज चांद रहेगा, पवन, सूर्य, जल का नाम रहेगा, याद रखिएगा। तो ये सब अभी खत्म नहीं होने वाला है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, तो नाम भी सौर जैसा ही होगा। क्या हो जाएगा? सौर सेल। सौर सेल क्या होता है? धूप को ले रहा है, उसको विद्युत बना दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना दे रहा है। और हम लोग का अंतिम सवाल है, निम्न में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? ठीक है, जैव गैस का संघटक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन गैस। क्या हो जाएगा दोस्तों? मीथेन गैस है दोस्तों, वो आप लोग का जैव गैस का संघटक है। और आप लोग कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, बिना बुझा हुआ चूना। जी हाँ दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, हालांकि इसमें नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बताइएगा बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखिएगा। और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया और भी वीडियोस आएंगे, हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, चैप्टर वाइज आएगा, मॉडल पर आएगा, सब कुछ, यानी कि धाकड़ तैयारी होगा। बस आप लोग एक काम करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े दोस्तों तो वहाँ भी जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।